अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ज्यादा गहरी चोट ना होने के बाद गजनफर को 2 रोज बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और 1 हफ्ते बाद ही उसकी पट्टी भी खुल गई थी। मगर वो तो अभी तक इस लम्हे में अटक कर रह गया था जब उस अजनबी मसीहा ने उसकी मदद की थी। इस वक्त अपने छोटे से जिम नुमा कमरे में मौजूद कद आदम आईने के सामने खड़ा बज़ाहिर खुद को देखते हुए इस लड़की के बारे में सोच रहा था जो उसके दिल में व दिमाग में बस गई थी और दिमाग में हर वक्त बस एक ही लफ्ज गूंज रहा था, गजनफर अब्बास। उस लड़की के लब्बों से लिया गया उसका नाम उसके जहन में अटक गया था और वो किसी भी तरह से उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए बेचैन था, मगर कोई ही रास्ता नहीं मिल रहा था जो उस तक लेके जाता। उस लड़की की निशानी या मालूमात के तौर पर उसके पास बस एक लफ्ज था, एस, और मजीद उसे कुछ नहीं पता था। तभी किसी ख्याल के तहत वो यहाँ से कहीं गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक पेंट ब्रश और एक छोटी सी स्याह रंग की बोतल थी। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर उसे नजदीक मौजूद स्टूल पर रखा और फिर पेंट ब्रश इस बोतल में डालकर आईने के सामने सफेद दीवार पर कुछ लिखने लगा। ये सारा अमल वो बड़ी दिलचस्पी से और अनहाक से कर रहा था। ये अमल मुकम्मल करने के बाद वो चंद उल्टे कदम पीछे हटा और दीवार पर बनाए गए नक्श का बगौर जायजा लेने लगा। इस सफेद दीवार पर बड़ी सफाई से उसने एस लिखा था और अब यूं उसे देख रहा था कि गोया वो दीवार पर लिखा कोई बेजान लफ्ज नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे मिलने के लिए वो बेचैन था। सबिया, तुम बताओ तुम्हें कौन सा सेट अच्छा लग रहा है? राजिया ने उसकी राय जाननी चाहिए। अरे इससे क्या पूछ रही हैं, मैं कह रही हूँ ना कि ये वाला फाइनल करे। उसकी बजाय बाईं तरफ बैठी हुई मलिहा ने मुदाखलत की। तुम चुप करो, तुम्हारी शादी नहीं है, उन्होंने बिना लिहाज की वो टोका। और दोनों ही अच्छे हैं अम्मी, कोई स्वाब भी ले ले। सबिया ने कांधे उचकाए। तीनों इस वक्त एक ज्वेलर शॉप पर मौजूद थे क्योंकि जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसी तैयारियां भी जोर पकड़ती जा रही थी और आज उनकी यहाँ मौजूदगी भी इसी वजह से थी। ठीक है तो फिर ये वाला सेट पैक कर दीजिए। उन्होंने एक सेट फाइनल किया तो दुकानदार असबाब में साड़ी लाकर वो सेट पैक करने के लिए ले गया। चले अब चलकर कुछ खा लेते हैं, मलिहा ने कोई तीसरी बार ये बात दोहराई। देखिए अम्मा भी ठीक है ना, ये वाला सूट बड़ी के लिए। शाहना ने बेड पर एक सूट फैलाते हुए राय मांगी। हाँ हाँ बहुत अच्छा है ना साले? सोफे पर बैठी हुई दुर्दाना ने अपने बराबर में मौजूद खामोश बैठी हुई साले से कहा। जी बहुत प्यारा है, उन्होंने तायद की। प्यारा कैसा ना होगा, मेरे बेटे की शादी है, एक एक चीज छान कर लाई हूँ। सूट तय करते हुए उसके अंदाज में गुरूर चलगा। वो राजिया को फोन किया था तुमने सबिया के नाप के लिए? दुर्दाना ने मौजू बदला। जी अम्मा भी, वो कह रही थी कि आज वो लोग भी शॉपिंग के लिए निकले हैं तो वापसी पर यहाँ चक्कर लगाते हैं, सबिया का नाप दे जाएंगे। शहाना ने दूसरा सूट खोलते हुए जवाब दिया। गुजनफा ने आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए सुलेमान को बैठने का इशारा किया तो उन्हें ताज्जुब हुआ। तुम ड्राइव नहीं करोगे? उन्हें सवाल किया। नहीं, क्योंकि मैं फिलहाल आपके साथ घर नहीं आ रहा, उसने जवाब दिया। तो फिर कहाँ जा रही हो? एक और सवाल आया। अपनी जिद छोड़ने, जिसके बाद आपको अपनी जिद छोड़नी होगी, याद है ना? उसने बताते हुए तायद चाही। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए और वो बागौर उनको देखने लगा। दोनों शाम होने के बाद अपने शोरूम के बाहर वापस घर जाने के लिए खड़े थे। हाँ याद आया, वो धीरे से बोले। गुड, तो चले आप घर जाएं, मैं थोड़ी देर तक वहाँ आता हूँ, वो मुतवाजन अंदाज में बोला, जिसके बाद वो ड्राइविंग सीट संभाल कर आगे बढ़ गए जबकि गजनफर ने अपनी कार में बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए इस सफर का आगाज किया जिस पर वो चाह कर भी रवाना नहीं हो पाता था। पूरे रास्ते ड्रामे के दौरान बज़ाहिर उसका ध्यान रोड पर था मगर दर हकीकत अंदर ही अंदर उसके ज़हन में जादू की आंधियां चलना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद ये स्याह गाड़ी एक पोश इलाके में दाखिल हुई और एक खूबसूरत से 2 मंजिल बंगले के आगे रुकी। स्टीयरिंग को दोनों हाथों के साथ ही मजबूती से थामे, शायद वो खुद को अंदर जाने के लिए तैयार कर रहा था। फिर एक गहरी सांस लेकर वो गाड़ी से बाहर आया। घर के बाहर मौजूद चौकीदार उसे हैरानी से यूं देखने लगा गोया पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे गजनफर ने भी बांप लिया। कैसे हैं जमील भाई आप? उसे मुस्कुराते हुए पूछा तो वो मजीद हैरान हुआ। जनफर बाबा, उसने हैरानी से तायद चाही तो उसने इस बात में साइज लाया। आप? इतने दिनों बाद? उसकी हैरानी कम नहीं हो रही थी जिस पर वो कुछ न बोला। आइए आइए अंदर आइए, उसने कहते हुए जल्दी से बैरूनी दाखिली दरवाजा खोला तो वो भी अंदर भाग गया। आज कितने साल बाद उसने इस घर के चौकर पर कदम रखा था, फिलहाल तो ये भी याद नहीं था, लेकिन इस चौकर से दूरी की वजह भी वो आज तक नहीं भूला था। धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो सूरह इंटू से बने ट्रैक पर चलता हुआ अंदरूनी दरवाजे के जानब बढ़ने लगा। उस घर से बहुत कुछ जुड़ा हुआ था, जिनमें गुजरा हुआ कल, उसका छीना हुआ बचपन और बेशुमार दर्द भरी यादें शामिल थे। वो इन्हीं तला सोचू के संग कदम उठाता हुआ अंदर दाल हुआ के हाल में आया, जहाँ मौजूद सोफों पर कुछ खवातीन और लड़कियां बैठी खुश गप्पों में मसरूफ थी, जिन्हें देख वो दाहली से पर ही रुक गया।
तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ी। पहले तो चंद लम्हे वो यूं ही शॉक हो गई, गोया अपनी आंखों पर यकीन ना कर पा रही हो। फिर अचानक ही वो सोफे पर से उठकर उसके जन्म बाती हुई आई। भैया, जोहा खुशी से कहते हुए उसके गले लगे, जबकि बाकी सब भी उसे देखकर हैरानी से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, जिनमें दुर्दाना, साले, शहाना, राजिया, सबिया और मलिहा शामिल थी। कैसी हैं आप? वो कहती हुई उसे अलग हुई। बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? वो भी मुस्कुराकर बोला। गुजनफर, तुम यूं अचानक? दुर्दाना भी हैरत से बोली। अस्सलाम वालेकुम दादी। जवाब देने के बजाय वो सलाम करता हुआ चंद कदम आगे आया। वालेकुम सलाम, आओ इधर आओ। उन्होंने खुश दिली से जवाब देते हुए उसे करीब लाया तो वो आगे बढ़ा। शहाना के तासर ऐसे हो रहे थे गोया मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। साले को तो शायद अब तक यकीन नहीं आया था कि वो इतने सालों बाद अपने बेटे को देख रही है, जबकि राजिया, सबिया और मलिहा नासमझी के हाल में खड़ी सब समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल अजनबी था। कितने बदल गए हो? करीब आने पर दुर्दाना ने अपने से ऊंचे गुजनफर का चेहरा दोनों हाथों में लिया। वो हल्के से मुस्कुराया। है, इनसे मिलो, ये सभी है अपने उजैर की मनकुहा, 1 महीने बाद शादी है उनकी। ये उसकी बहन है मलिहा और ये है अम्मी, और ये अम्मी है। उन्होंने तारीफ करवाया। और रजिया, ये साले और रफाकत का इकलौता बेटा है, मेरा बड़ा पोता गुजनफर अब्बास। अब उन्होंने उनको बताया। अस्सलाम वालेकुम। गुजनफर ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। लेकिन रफाकत भाई ने तो कहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो फिर? रजिया ने जवाब देकर झिझकते हुए सवाल उठाया तो यकदम वहां खामोशी छा गई, जबकि गुजनफर के दिल पर जोरदार गुस्सा पड़ा। दरअसल मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ कि मेरे बेटे को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। दुर्दाना वजाहत करने ही लगी थी कि वहां एक कारदार आवाज गूंजी। सबने चौंका आवाज के ताक़ुब में देखा तो दाहिने हिस्से पर रकाफा साहब अजीज और शफात के हमरा बहुत स्पॉट तासिल लिए खड़े थे। गालबन वो अभी ऑफिस से लौटे थे, उनकी बात सुन चुके थे। पापा, गुजनफर पुकारता हुआ उनके जाने बढ़ा। खबरदार, जो अगर अपनी झूठी जुबान से मुझे पुकारा तो उनके दृष्टि से टोकने पर उसके उठते कदम वहीं पर साकत हुए। बाकी सबके चेहरे पर भी परेशानी झलकने लगी। क्या हो गया है रफाकत? दुर्दाना ने भी आगे आते हुए टोका। आप बीच में मत बोले अम्मा भी, वरना हम हुआ उसकी वजह से मैं आपसे बदतमीजी कर जाऊंगा। वो बहुत मुश्किल से जब्त किए हुए था। तुम अचानक यहाँ क्यों, क्या करने आए हो? शफात ने भी पूछा। यह कुछ भी करने आया हो शफात, मगर मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। उसे कबल ही रफाकत बोल पड़े। पापा प्लीज, एक बार मेरी मना किया था ना मैंने कि मुझे पुकारने से। मेरे लिए तुम उसी दिन मार गए थे जब अपने ही घर में चोरी जैसी घटिया हरकत करके तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया था। वो भी बढ़मी से कहते हुए चंद कदम आगे आए। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने चोरी नहीं की थी। उसने तड़प कर वजाहत की। बाबा, झूठी बात दोहराने से वो सच नहीं होती। वह जबड़े बीच कर बोले। उसका दिल कट कर आ गया था। मम्मी प्लीज, आप तो मेरा यकीन करें, समझाए ना पापा को कि मैंने कुछ नहीं किया था। ये क्यों मेरी बात नहीं मान रहे? वो एक उम्मीद के तहत खामोशी का बुत बने सालिया के जाने लपका। कोई कुछ नहीं बोलेगा और तुम अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। उन्होंने फिर गुस्से से कहा। प्लीज मम्मी, आप तो मेरा यकीन कर ले, आप तो मेरा यकीन करे ना। उसने बेबसी से मिन्नत करते हुए उनके आगे हाथ जोड़ लिए और साथ ही एक आंसू उसकी बाईं आंख से टूटकर गाल पर फिसला। साले ने अपने आंसू जब्त करते हुए बेसाता अपना रुख मोड़ लिया। उस जुबान से अभी कुछ ना बोली। जरफर को लगा कि उसका दिल में फिर हंजर चल गया है। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से दहाड़े। नहीं जाऊंगा, आहर ये मेरा भी घर है, मेरा भी हक है। आप क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे? क्यों आपको मुझसे ज्यादा दुनिया वालों पर यकीन है? वो दो बदल कहता हुआ उनके मुकाबिल आग खड़ा हुआ। चिट्टा अगले ही पल उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया, जिस पर सब हिल गए और वो गाल पर हाथ रखे हुए फटी फटी नजरों से अपने बाप को देखने लगा, जो अजनबी से भी ज्यादा गैर लग रहा था। उजैर, उसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। रफाकत ने साथी से हुक्म दिया तो वो भी मजबूर हो गया। गुजनफर प्लीज चलो यहाँ से। कोई चारा न होता भी मजबूरन उजैर ने चंद कदम आगे आते हुए मामला फहम अंदाज में आजिज़ से कहा। गुजनफर जब्त के बायसुर होते हुए अपनी आंखों से मसलसल रफाकत साहब को देखता रहा था, जो अब नफरत से अपना रूह फेर चुके थे। एक मामूली सी उम्मीद बाकी थी कि शायद अब आप मुझे सुन लेंगे, समझ लेंगे, मगर आड़ी उम्मीद कभी बेदर्दी से तो तोड़ डालने के लिए बहुत शुक्रिया। वो सुर पर चेहरे के साथ ही कड़कनाक अंदाज में सबसे मुहातब हुआ और फिर अगले ही पल अपनी आंखें रगड़ते हुए वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक बार फिर इस घर के दहलीज फलांग गया, जबकि पीछे ये लोग साकत से खड़े रहे। तेजी से ड्राइव करके घर आने के बाद गुजरन पर बड़म तासर के साथ ही सीधा अपने जिम में गया और बिना एक पल भी बर्बाद किए हुए सामने लटके स्याह पंछी बैग पर जोर जोर से मुक्का बरसाने लगा और साथ ही साथ उसकी आंखों में भी बरसना शुरू हो गए। मगर वो हर चीज से बेनियास बना हुआ जबड़े बीचे शायद इस अमल से अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। रफाकत भाई ने तो कहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने अब भी अपनी बात पर कायम हो कि मेरे बेटे को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। खबरदार, जो अगर अपनी झूठी जुबान से मुझे पुकारा तो मेरे लिए तुम उसी दिन मार गए थे जब अपने ही घर में चोर जैसा घटिया हरकत करके तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया था। वो सारी बातें उसके जहन में गूंजते हुए उसके दिल को जख्मी कर रही थी और मजीद दुख उसे साली की खामोशी का डस रहा था कि उन्होंने
ایک بار بھی اسے پیار سے نہیں پکارا، گلے نہیں لگایا، اس کی حمایت میں کچھ نہیں بولی۔ اتنا برا ہو گیا تھا وہ ان کے لیے۔ کچھ لمحوں میں ہی اس کا جسم پسینے سے شربور ہو گیا، اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ جب دل و دماغ میں کے بیچ میں چلتی ہوئی اس جنگ سے وہ تھک گیا تو گرنے کے سے انداز میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، گویا ٹوٹ گیا ہو۔ کیا ہوا، تھک گئے؟ تبھی سلمان اطمینان سے کہتے ہوئے اس کی جانب آئے تو اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا اور وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ چھوڑ آئے اپنی ضد؟ انہوں نے دلچسپی سے مزید پوچھا۔ جواباً وہ نے خاموشی سے اور اسے اطمینان سے یوں دیکھتے رہے کہ گویا سب جانتے ہوں، اور پھر اگلے ہی پال ان کے گلے لگتے ہوئے بلک کر رو پڑا۔ وہ بھی اس کی پیٹھ سے لانے لگے۔ جھوٹی امید جتنی جلدی ٹوٹ جائے اتنا ہی بہتر ہے، وہ تلخی سے بولے، مگر اس قدر بلک بلک کر رو رہا تھا کہ کوئی جواب نہ دے سکا، اور انہوں نے بھی اسے دل ہلکا کرنے دیا۔ غضنفر ہمیشہ ہی تھوڑا ضدی اور نالائق رہا ہے، پڑھائی میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا، سب اسے بہت ہی سمجھاتے تھے مگر وہ سن کر انسنا کر دیتا تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن 8 سال پہلے جب وہ 20 سال کا تھا، ایک روز تو اس نے حادی کر دی، اپنے ہی گھر میں چوری کر لی اس نے۔ اس دن تایا کا ضبط بھی جواب دے گیا، انہوں نے بھی اسے بہت بری طرح سے مارا، مگر اس نے پھر بھی اپنا جرم قبول نہیں کیا، جس سے انہیں مزید غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ مگر وہ وہاں بھی نہ رکا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے سلمان ماموں کے پاس چلا گیا۔ ان کی ریپوٹیشن بھی خاندان میں کچھ اچھی نہیں ہے، بظاہر ان کا کار کا شو روم ہے، مگر اندر ہی اندر زمینوں پر اور غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کے کام میں وہ بھی بہت سرگرم ہے، اور اس میں انہوں نے ظفر کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر لیا، اور وہ بھی بہت دھڑلے سے ان کا ساتھ دیتے ہوئے اب مزید ہر دھرم ہو گیا ہے۔ اس چوری والے واقعے کے بعد پھر تایا نے اسے کبھی اپنے گھر نہیں آنے دیا، لیکن پتہ نہیں آج 8 سال بعد وہ اچانک کیوں واپس آ گیا۔ اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑے ہوئے عزیر نے فون پر صبیہ کو کافی تفصیل سے ساری بات بتائی، جسے وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت ہی بڑی عجیب بات ہے، بیڈ کروم سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی صبیہ تعجب سے بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے سالوں بعد وہ پراپرٹی میں حصہ مانگنے آئے ہوں؟ صبیہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ متفق ہوا۔ اگر سچ میں ایسا ہوا تو پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ کیا اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اسے حصہ دو گے؟ پتہ نہیں، اس نے الجھا ہوا جواب دیا۔ ہسپتال کے صاف ستھرے کمرے میں بیڈ پر مریضوں کا محسوس نیلا لباس پہنے ہوئے، پیر تک سفید چادر اوڑھے ایک جوان عورت نے آنکھیں بند کی ہوئی لیٹی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک جوان مرد اپنی گود میں ہلکے نیلے آسمانی رنگ کے کمل میں لپٹے ہوئے اس ننھے وجود کے لیے داخل ہوا، جس نے تھوڑی دیر پہلے قبل اس عورت نے جنم دیا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر اس نومور کو اس عورت کے پہلو میں لٹا دیا، جس کے بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولے۔ دیکھو کون ملنے آیا ہے تم سے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ پہلی مرتبہ اپنی بیوی سے اتنے دوستانہ انداز میں مخاطب ہوئے تھے، اور وجہ تھی ان کی اولاد۔ جواباً عورت نے مسکراتے ہوئے کروٹ لے کر اس ننھے وجود کو اپنی آغوش میں بڑھ لیا۔ بالکل آپ کی طرح ہے یہ نا، اسے نرمی سے چھوتے ہوئے بولی، جبکہ شوہر کے جنم سے ملنے والی اس توجہ سے بھی انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی کہ جو شاذ و نادر ہی نصیب ہوتی تھی۔ میرا بیٹا ہے تو میری ہی طرح کا ہوگا نا، اور تم دیکھنا میں اپنے بیٹے کی ہر بات ایسے مانوں گا کہ دنیا ہماری محبت کی مثال دے گی۔ انہوں نے محبت سے کہتے ہوئے اس کا ننھا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ ممی پلیز آپ تو میرا یقین کریں، سمجھائیں نا پاپا کو کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کیوں میری بات نہیں مان رہے ہیں؟ وہ کتنی امید لیے ہوئے تڑپ کر سالیہ کی جانب لپکا تھا، اور وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ 28 سال قبل جس کے دنیا میں آنے کے بعد بہت ناز سے اس کے لاڈ اٹھانے کا عہد کیا تھا، آج جب وہ منت کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا تو کس بے دردی سے اس کی غرضی کو رد کر دیا تھا سالے بیڈ پر بیٹھی ہوئی غضنفر کے بچپن کا وہ نیلا کمل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تکتے ہوئے ماضی اور حال میں کہیں الجھ رہے تھے، اور آنسو خاموشی کے ساتھ ہی آنکھوں سے رخسار کا سفر طے کر رہے تھے۔ کیوں آنسو بہا رہی ہو اس کے لیے جسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تبھی وہاں پر وہ ایک تلخ آواز سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تو معلوم ہوا کہ رفاقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنی ریسٹ واچ اتارے ہیں۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، انہوں نے کمزور سے انداز میں کہا۔ بیٹا ہے نہیں تھا، جو کہ 8 سال پہلے مر چکا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اب تم بھی یہ بات سمجھ جاؤ۔ وہ سٹ میرتے کہتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ اندھیرے کمرے میں بیڈ پر روندے پڑے ہوئے غضنفر کے آنسو چادر میں جذب ہو کر اب خشک ہو گئے تھے، لیکن وہ ہونش یوں ہی بے سود پڑا رہا تھا۔ تبھی کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ غضنفر سلمان پکارتے ہوئے آ گیا۔ جواباً اس نے ان کی طرف کروٹ لی۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ جلدی، انہوں نے بیڈ کے نزدیک رک کر کہا۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال کیا۔ کیونکہ یزدانی صاحب نے اپنے نئے گھر میں پارٹی رکھی ہے آج، اور ہمیں بھی وہاں پہ بلایا، انہوں نے وجہ بتایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جائیں، رونے کے باعث باری آواز ہو چکی تھی۔ آواز کے ساتھ ہی اس نے بیزاری سے انکار کیا۔ تمہاری مرضی پوچھنے نہیں آیا، میں بتانے آیا ہوں کہ آدھے گھنٹے تک ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، میں انتظار کروں گا۔ انہوں نے اس کا انکار نظر انداز کرتے ہوئے حکم دیا اور واپس چلے گئے۔ اس نے بیزاری سے گردن بولی۔
ओह, लेकिन उन्हें सरसरी तौर पर तो हमें बताना चाहिए था ना। ये क्या बात हुई कि अच्छे हाथ से जिंदा बेटे को मरा हुआ बता दिया। सारी बात सुनकर मलिहा ताजुब से बोली, जो कि दाएं तरफ करवट लेकर कमर तक कमल ओढ़े हुए कोहनी तकिए पर रखे हुए हाथ की हथेली पर सर ढकाए गौर से सबिया की बात सुन रही थी। उनका बेटा, उनकी मर्जी, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। पेट तक कमल ओढ़कर सीधी लेटी हुई सबिया ने कहा, जो साथ साथ मोबाइल में मसरूफ थे। वैसे एक बात बताऊं, तुम क्यों उसे इतने गौर से देख रही थी? अब मलिहा ने तीखे अंदाज में नया सवाल उठाया। दिमाग ठीक है? मैं कब देख रही थी? सबिया यकदम चटपटा गई। आज शाम में, उसने याद दिलाया। कोई नहीं, मैं गौर से नहीं देख रही थी, बस हैरान थी उसे देखकर, उसने वजाहत की। क्यों हैरान थी? एक और सवाल आया। भाई, इतना तमाशा जो खड़ा हो गया था वहां पर, और तुम भी अब बस करो और सो जाओ, उसने चिढ़कर बात समेटी। जरा जरा सी बात पर लड़ना शुरू कर देती हो, पता नहीं क्या बनेगा बेचारा, उजैर कैसा रहेगा तुम्हारे साथ। मलिया ने बड़बड़ाते हुए दूसरी जन्म करवट ले ली थी, जिस पर सबिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। जहां आधे से ज्यादा लोग इस वक्त अपने अपने घरों में मौजूद आराम फरमा रहे थे, वहीं पर कुछ लोग इस वक्त एक बंगले के जगमग करते हुए लॉन में इकट्ठा वहां पर बजती हुई धीमी सी मौसीकी से लुत्फानंदोज होते हुए खुश गप्पों में मसरूफ थे। मगर इन सारी रंगीनियों से दूर गजनफर एक कोने की टेबल पर बैठा मुझसे ड्रिंक पीते हुए किसी गैर मुनई नुक्ते को तक रहा था। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मगर सुलेमान के इस राह को टाल भी ना सका। हाँ गजनफर, तभी एक चाहती हुई आवाज आई। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो एक मॉडर्न सी लड़की उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। क्या कर रही हो? उसने होशदिली से पूछा। लेंस लगाकर आंखों की बनाई चली गई है क्या, जो ये बेतुका सवाल कर रही हो? वो यहाँ वहां देखते हुए बेजारी से बोला। ओह कम ऑन, यू आर सो फनी। उसने हंसते हुए उसके बाजू पर हाथ मारा, जिसका उसका भी कोई जवाब ना दिया। यहाँ अकेले अकेले बैठे हो, आओ डांस करते हैं, उसके कंधे पर दोबारा डालते हुए बोले। मैविश प्लीज, मुझे ये सब नहीं पसंद। उसने कोबत से उसका हाथ हटाया। तो फिर क्या पसंद है? वो मैंने हजी से कहते हुए उसकी जन्म झुकी, जिसके पास उसका गहरा गला मजीद वाजिया हुआ। एक्सक्यूज मी। अगले ही पाल वो ग्लास टेबल पर रखते हुए खड़ा हुआ था और तेज से कदम उठाता हुआ सलमान के जन्म चला गया। वो उसे यूं ही देखती रहे। जजदानी की बेटी क्या बात कर रही थी तुमसे? फ्रंट सीट पर बैठे हुए सलमान ने यूं ही पूछ लिया। कुछ खास नहीं, ड्राइव करते हुए गुजरफर ने मुख्तसर जवाब दिया। वो दोनों पार्टी के बाद अब वापसी के रास्ते पर गमदन थे, जो कि काफी देर होने की वजह से हादसा सुनसान हो रहा था। वैसे जजदानी बता रहा था कि उसने अभी हाल ही में अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद दिया, जिसकी कीमत करोड़ों में है, और सोने पर सुहागा वो अपना आधा बिजनेस अपने दामाद के नाम करेगा। उन्होंने बिना पूछे ही बताया। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही है? उसने बेजारी से सवाल किया। ऐसे ही, उसकी बेटी तुम्हें काफी दिलचस्पी लेती है, तो मैंने सोचा शायद तुम भी मौके से फायदा उठाना पसंद करो। उन्हें दबे दबे लफ्जों में शरारत से वजाहत की। मामू प्लीज, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस चलते फिरते फैशन शो में। उन्होंने चिढ़कर इनकार किया। अच्छा रिलैक्स, मैं भी मजाक कर रहा था। उन्हें खुद ही मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए बात खत्म कर दी, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए वहां खामोशी छा गई। मामू, अचानक उसने पुकारा। बोलो। वो मतवज्जो हुए। मैं कल सालिक हमदानी से मिलने जा रहा हूँ इस जमीन के सिलसिले में। उसने उनके जन्म देते हुए अपना इरादा बताया। उसके बाद पर वो यूं मुस्कुराए, गोया ये पहले ही जानती हो कि जो शर्त जनफर ने उनके आगे रखी थी अपनी जिद छोड़ने के लिए, उसे वो हार जाएगा। उसके बाद से ताजुब हुआ। आप मुस्कुरा क्यों नहीं है? वो नासमझी से पूछा। क्योंकि मुझे तो पता था कि आज वहाँ यही सब कुछ होगा जिसके बाद तुम ये फैसला करोगे। उन्होंने इसी इत्मीनान से जवाब दिया। तो वो कुछ ना बोला। बेटा, पिछले 8 सालों में इन लोगों का दिल नहीं पिघला, तो आज कैसे पिघल जाता? वो नरमी से मजीद बोले। वो खामोशी था। है, तुम सालों से मत मिलो। वो वापस इसी मौजू पर आए। क्यों? उसने उनके जन्म देखा। क्योंकि उससे अपनी बात मनवाने के लिए मैंने दूसरा तरीका सोचा है। वो सामने नजर आते हुए सुनसान रोड को देखते हुए पुरसोच अंदाज में बोले, जिसका मफहूम फिलहाल उसकी समझ में नहीं आया।